हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो अभी तक हम जो है डेली बेसिस पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में एनालिसिस कर रहे थे। तो आज हम जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की वीकली एनालिसिस करेंगे कि पूरे वीक में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो ये मैंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का वीकली चार्ट मैंने खोल रखा है। और अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ से मूवमेंट ये शुरू हुआ लगभग ये डेट आपकी आ रही है 19/12/2016 है। और उससे थोड़ा सा पहले से जो मूवमेंट ये चल रहा है अभी तक वीकली चार्ट है ये। तो वीकली चार्ट में आप देखेंगे तो एक सपोर्ट यहाँ, एक यहाँ, यानी इस चैनल में ये मूव कर रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो फ़िलहाल के लिए हमारी जो रेजिस्टेंस लाइन इस चैनल के हिसाब से है वो हमारी ये वाली रेजिस्टेंस लाइन आ रही है। अगर हम एक सेंट्रल लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं इसके जस्ट मतलब पैरेलल लाइन वाइज देखा जाए, हमको हम देखते हैं इसको। तो ये कुछ जो है अ, इसके पास आ रही है 50% की सेंट्रल लाइन को इसने ब्रेक कर दिया है, मतलब इसके ऊपर क्लोज कर दिया है। तो यहाँ पे मान लेते हैं इसका भी सेंटर एक ले लेते हैं, ये वाला। ठीक है, तो एक तो ये है कि हमको मतलब इस चैनल को भी ध्यान में रखना चाहिए, इस चैनल को देखना चाहिए कि क्या है। ठीक है, तो एक तो तरीका ये हो गया देखने का। ठीक है, तो उसके बाद हमने एक और चैनल यहाँ से बना रखा है और इस तरीके से ये इसका सपोर्ट लाइन हो गई और ये इसकी रेजिस्टेंस लाइन हो गई। ठीक है, तो ये इसमें जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फर्स्ट वेव बन के फॉर्मेशन इसमें हो रहा है। मतलब ये आपका अभी जस्ट ये एबीसी हुआ है, फिर उसके बाद ये आपका सेकेंड वेव आप मान लीजिए, फिर ये थर्ड वेव। मतलब ये इस तरीके से अभी करेक्टिव मोड में चल रही है, लेकिन जब ये एक बार रिट्रेस कर लेगी तो ये फर्स्ट वेव का फॉर्मेशन मुझे लगता है हो जाना चाहिए। तो बिगर लेवल पे हमको लगता है कि एक बिगर फर्स्ट वेव का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। या फिर आप इसको फ़िलहाल के लिए करेक्शन ही मानिए कि ये ए बी सी करके ये यहाँ गया, ये ए है, यहाँ से यहाँ तक ये आपका ए, नहीं ए बी सी करके है ये, ए बी सी। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका ए, और उसके बाद फिर आपका ये हो गया बी। ठीक है, और फिर ये आप सी के लिए जा रहे हैं। या आप ऐसे कह सकते हैं कि इसमें भी ये भी दो ये डबल, ये भी एक जिगजैग बन रहा है इस तरीके से, है ना। एक जिगजैग जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है यहाँ से। यहाँ से हम इसको बढ़ाते जाएंगे तो एक जो है आप देखिए कि ये एक जिगजैग ये वाला है जो सी है और एक ये है। तो ये दोनों मिला करके एक डबल जिगजैग में करेक्शन हो रहा है। जब ये अपने लेवल पे पहुंच जाएगी, फ़िलहाल यहाँ से तो हमारा जो लेवल आ रहा है वो रेजिस्टेंस लाइन ये वाली आ रही है, ये वाली रेजिस्टेंस लाइन आ रही है। ठीक है, बाकी और देखते हैं कि क्या ये रेजिस्टेंस लाइन है या नहीं है। क्योंकि अभी तक तो जब भी ये यहाँ पे सपोर्ट लाइन पे टच करता है तो एक बार इसको टच किया, फिर यहाँ पे फिर इसको टच किया, फिर आप देखिए यहाँ से इसको नीचे टच किया। तो मुझे लगता है कि एक बार इसको टच करना चाहिए। तो टच करने के पॉइंट पे हमारा जो टारगेट आ रहा है वो लगभग, अब कैसे टच करेगा ये ऐसे भी हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर ऐसे नीचे आके फिर यहाँ टच करे। जैसे आप देखिए यहाँ पर कुछ कि यहाँ टच किया, फिर उसके बाद यहाँ से जब ये अप गया तो ये टच नहीं हुआ यहाँ पे, फिर ये नीचे आया और नीचे में मतलब इसको इस इस रेजिस्टेंस को जो है इसके नीचे ही क्लोज हुआ। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल के लिए वीकली चार्ट में तो हम इसको याद रखेंगे। तो अभी वीकली चार्ट पे हमने जो देखना था देख लिया है। अभी हम चलते हैं डेली चार्ट पे। तो ये मैंने डेली का चार्ट खोल लिया है। डेली के चार्ट पे मैंने क्या किया है कि एक नीचे से मैंने एक ये इस वाली लाइन, मैं हमेशा क्या करता हूँ कि एक चैनल ज़रूर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो आप भी चैनल एक ड्रॉ कर लिया करिए, मुझे लगता है कि इससे आसानी होगी। तो यहाँ से ज्वाइन करते हुए मैंने एक लाइन ये ड्रॉ कर ली है, और फिर इसके जस्ट इसी के ऊपर करके हुए फिर मैंने दूसरी लाइन यहाँ पे कर दी है, मैंने कलर मार्क कर लिए हैं। तो ये रेजिस्टेंस लाइन हो गई, ये सपोर्ट लाइन हो गई। टेस्टिंग कर लेते हैं, एक बार यहाँ टेस्ट हुआ, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, और इसको इसने इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया। उसके बाद आप देखिए ये वाली फाइनल, मतलब ये यहाँ से ये पूरा रेंज है, इस रेंज में ये मोमेंट हुआ है।
तो ये वाला जो है, ये वाला आपका रेजिस्टेंस लाइन है फाइनल। ठीक है। दूसरी बात आप देखिए, जो मैं कह रहा था कि आपका ये जो ए बना है, तो यहाँ से देखिए ये वाला, यहाँ से आपका ये हो गया ए, ये ए बी सी में ऊपर गया हुआ है, ये आपका हो गया बी। ठीक है। और ये हो गया आपका सी, ये हो गया आपका सी। ठीक है। ये सी इसके ऊपर क्लोज कर रहा है, इसलिए ये इसकी चीज़ों को फॉलो कर रहा है, मतलब इसके जो रूल्स है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। फिर आप देखिए यहाँ भी एक ए बी सी हुआ है, ये हुआ आपका ए, ये आपका बी। ठीक है। या फिर आप यहाँ भी, यहाँ की बजाय आप यहाँ मानिए, क्योंकि सपोर्ट पे जाके ए कंप्लीट होगा। ये आपका हुआ ए। ठीक है। और यहाँ पे बहुत माइनर करेक्शन हो करके फिर ये आपका सी, सी के लिए। ठीक है। तो एक तो ये हो गया, मतलब ये बीच में आपका कनेक्टर हो गया। फिर हम यहाँ से भी ले लेते हैं, ये आपका हो गया ए, ये आपका हो गया बी, और फिर यहाँ से ले लेते हैं, ये आपका हो गया सी। एक तो ये ए बी सी बना। उसके बाद फिर आप देखिए ए बी सी में यहाँ फिर एक फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है। और एक ए बी सी जो है मैं यहाँ से बना दे रहा हूँ, ये आपका ए मान लीजिए, और ये आपका बी मान लीजिए। ठीक है। और फिर यहाँ से ये सी के लिए जा रहा है, और बीच में ये एक लाइन आपकी कनेक्ट कर रही है इसको, ऐसे भी मान सकते हैं। ठीक है। तो बड़े लेवल पे आप देखिए एक लाइन, ये फाइनल ए बी सी को हम सीधे सीधे मान लेंगे ए। इसको मैं अलग कलर से कर दे रहा हूँ, ये आपका, मैंने इसको ये मार्क कर दिया येलो कलर। उसके बाद ये वाला जो है, इसको मैं पूरा का पूरा बी है। ठीक है। इसको मैं अलग कलर से मार्क कर दे रहा हूँ। जो ये ए बी सी बना है, इसको मैंने बी मान लिया। ठीक है। ये आप बी मान लीजिए। और उसके बाद फिर आप सी के लिए जा रहे हैं, यू आर गोइंग फॉर सी। इस तरह से करेक्शन में ये आपका सी जा रहा है, सी जा रहा है, या डबल जिगजैग मान लीजिए। ठीक है। मतलब ये डबल जिगजैग के फॉर्म में जा रहा है। तो मैं इसको कलर दे दे रहा हूँ, ये वाला कलर दे दे रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा सा ज़्यादा कंजस्टेड हो गया, मैं इसको हटा देता हूँ सारा, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। तो फ़िलहाल के लिए ये है कि हम, अच्छा अब हम इसको जो है दूसरे तरीके से एनालाइज़ करेंगे, वेव के हिसाब से एनालाइज़ करते हैं, और देखते हैं कि क्या ये एक मोटिव मोड में है या सिर्फ करेक्शन चल रहा है। ठीक है। तो मोटिव मोड के लिए क्या क्या चीज़ें हैं और कहाँ कहाँ से हम इसको देखेंगे, एक बार हम ज़रा देख लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक जो है, मैं इसको वेव वन मान ले रहा हूँ। ये आपकी हो गई वेव वन। ठीक है। और एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये आपका हो गया वेव टू, अगर ये मोटिव मोड में है तो। ठीक है। ये आपका वेव टू हो गया। और इसको चेक कर लेते हैं कि ये वेव वन की साइज़ कितनी है, ये वाली है। ठीक है। यहाँ पे हम इसको थ्री मान ले रहे हैं, ये आपकी थ्री हो गई। ये आपकी फोर्थ वेव यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। ठीक है। तो
तो ये थर्ड वेव हो गई, ये फोर्थ हो गई, ये सेकंड, और इसको मैं ज्वाइन कर दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, चेक कर लेते हैं कि क्या ये मोटिव मोड में है या नहीं। देखिए यहाँ से यहाँ तक आपने मेज़रमेंट किया, मैंने फिबोनाची का इस्तेमाल किया, ये इसकी साइज़ हो गई वेव वन की। वेव टू ने इसको नीचे क्लोज़ नहीं किया हुआ है, इसलिए ये वेव टू हम इसको मान सकते हैं। तो अब आप देखिए कि ये वेव यहाँ से लेकर यहाँ थ्री, वेव थ्री क्यों मान रहे हैं, क्योंकि ये वाली जो वेव है ये पहली वेव से बड़ी है फ़िलहाल के लिए। ठीक है, फर्स्ट वेव के लिए बड़ी है, ये पहली वेव से बड़ी है। अगली नेक्स्ट वेव जो बन रही है वो आपकी फोर्थ वेव से फिफ्थ बन रही है। तो हमारी जो यहाँ से कैलकुलेशन आ रही है वो हमारी कैलकुलेशन आ रही है 33.12 की आ रही है। अगर ये फर्स्ट वेव के बराबर हो जाती है तो 33.12 के आसपास इस वेव फिफ्थ को कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मैंने ये मार्क कर दिया है, मैंने इसको मार्क कर दिया है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक मिनट। ये जो आपका 32.89 है, इसको आप 33.320 भी मान लीजिए, मतलब ये वही 33 के आसपास आ रहा है पूरा, ये 33 के आसपास। तो फिलहाल के लिए हमारा ये वेव 5 जो है इस हिसाब से। अच्छा एक बात चेक कर लेते हैं, इसने रिट्रेसमेंट कितना लिया हुआ है वेव 3 ने। तो यहाँ से अगर आप रिट्रेसमेंट चेक करेंगे तो ये रिट्रेसमेंट 50% आ रहा है। ठीक है, तो नॉट मोर देन, अच्छा 38 पर नहीं, 50% पे ये वीक बनी हुई है, क्लोजिंग आपकी 38% पे है। ठीक है, तो मतलब ये एक वेव थर्ड की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रही है, क्योंकि वेव फोर्थ जो है वो 38% का रिट्रेसमेंट लेती है। ठीक है, इसको भी मैं अलग कलर से मार्क कर दे रहा हूँ ताकि ये पता चले कि हाँ ये वेव थर्ड हो गई। ये हमारी एक सेंट्रल लाइन है, मतलब इस चैनल को जब हमने बनाया हुआ है तो हमारी सेंट्रल लाइन है। इस सेंट्रल लाइन को अगर आप देखेंगे तो देखिए एक टेस्ट यहाँ है, ये एक बार यहाँ सपोर्ट लिया है, एक बार ये रेजिस्टेंस बना है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस बना है, तो एक वैलिड लाइन हो गई बीच की। तो दैट मीन्स कि अगर ये यहाँ पे जाएगा तो मुझे लगता है कि ये इस लाइन को रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो अभी तक तो यहाँ से अगर आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, मान लिया ये सीधे सीधे अगर बड़ी सी कैंडल बनती है, इस हिसाब से देखते हैं। फिलहाल हम वेव 5 में चल रहे हैं, यानी कि ये वाली जो यहाँ से यहाँ तक हमारी चल रही है ये वेव 5 चल रही है। ठीक है, सवाल ये कि वेव 5 कंप्लीट कहाँ होगी, तो हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो आप देखिए अगर ये वाली कैंडल है तो उस हिसाब से तो टारगेट हमारा 32.89 से थोड़ा सा ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो थर्ड वेव जो होनी चाहिए वो एकदम मतलब स्मॉलेस्ट वेव नहीं होनी चाहिए। तो अगर थोड़ी सी फिफ्थ वेव बड़ी भी हो जाती है थर्ड वेव से तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि थर्ड वेव फर्स्ट वेव से बड़ी है। ठीक है, तो ये वाली कैंडल तो बन चुकी है, मैं थोड़ा सा इसको और हटा इधर शिफ्ट कर देता हूँ अभी। तो 30, ये कुछ टारगेट मतलब 34 के आसपास ही का टारगेट आ रहा है। ठीक है, यानी ये इसको ये वाला टारगेट तो वेव थ्योरी के हिसाब से आ रहा था कि 100%, लेकिन क्या होता है ना कि कभी कभी ये थोड़ा सा ज़्यादा भी चली जाती है। तो ये मैंने रखा हुआ है यहाँ पर फर्स्ट वेव वाले पे। अगर क्लोजिंग पे लेंगे तब तो ये 34 आ रहा है, क्लोजिंग पे ही ले लीजिए, क्लोजिंग पे लेते हैं तो 34 आ रहा है, अगर विक पे लेते हैं तो हमारा ये आ रहा है। ठीक है, तो मतलब अच्छा क्लोजिंग पे देखा जाए, ये रख रहे हैं तो क्लोजिंग पे अगर 38 पॉइंट पे तो ये 34 आ रहा है। वर्टिकल लाइन इसको सपोर्ट कर रही है, यानी कि अगर कैंडल जाएगी भी तो ये रेजिस्टेंस को वर्टिकल लाइन पे यहाँ पे टच करना है, और ये सेंट्रल लाइन एक वैलिड लाइन है। तो दैट मीन्स कि हमारे लिए ये इसको ना टारगेट मान करके हमको थोड़ा ऊपर ही टारगेट 34 के आसपास मानना चाहिए। अब ये चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा जो ये 34 का टारगेट है क्या और तरीक़ों से वैलिड हो रहा है या नहीं वैलिड हो रहा है। तो हम देखते हैं, एक तरीका और भी देखने का है कि अगर हमारा स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये हमारा फर्स्ट फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, यूनिट स्ट्रक्चर। यूनिट स्ट्रक्चर का मतलब कि जैसे एटम प्लस एटम मिलके मॉलिक्यूल बनते हैं, मतलब एक एटम दो एटम मिलके, एटम की साइजेस डिफरेंट भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका फर्स्ट एटम है। मैं एक सेल डिवाइड होकर दो इक्वल सेल में बनती है। ठीक है, तो मान लिया ये एक सेल है, अगर मान लिया एक बड़ी वाली एक सेल बनानी होगी तो मुझे लगता है कि ये वाली टारगेट जो हमारा आना चाहिए 36 के आसपास,
36 के आसपास ये जाके क्लोज कर रहा है। अब जरा एक बार बैक टेस्टिंग कर लेते हैं कि क्या ये 36 पे जो हमारा टचिंग हो रही है, क्या ये कुछ पीछे इसकी सपोर्ट हमको मिल रहा है। तो जब हम बैक में जाते हैं तो आप देखिए यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाया था और बीच में कहीं कोई लेवल नहीं है, मतलब बीच में बहुत कोई इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है, यानी ये वाला लेवल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मैं होप कर रहा हूँ कि हो ना हो, कि हो सकता है कि ये 36 का टारगेट हमको ध्यान में रखना चाहिए, वो तो हमें पता चल जाएगा अभी बाद में, फ़िलहाल के तौर पे। ठीक है। अच्छा, अगर हम एक तो हमारा 36 का पॉइंट ऑफ व्यू है, ये वाला हम लेके चल रहे हैं, बाकी ये हमने एनालिसिस कर ली। अब एक बार और हम ज़रा स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं इस वाले फंडामेंटल स्ट्रक्चर से, मतलब यहाँ से इसको एनालाइज करते हैं। तो इसको यहाँ से अगर हम इसके ऊपर रखते हैं तो इसका मतलब हमारा 34 आ रहा है, यानी कि 34 वाला जो हमारा एक वैलिड वाला आ रहा है, 34 का जो स्ट्रक्चर हमारा आ रहा है वो एक वैलिड स्ट्रक्चर आ रहा है। ठीक है। अब 36 को टच करेगी कि नहीं करेगी ये ज़रा सोच लेते हैं। 36 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गया जब भी। अब ज़रा सा पूरा एक बार एनालाइज करते हैं। ध्यान दीजिए अभी हमने क्या किया हुआ है कि ये वाला जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, फर्स्ट स्ट्रक्चर के हमने जस्ट इसके ऊपर रखा ऐसे दूसरा स्ट्रक्चर, तो ये 34.30 के आसपास। अमूमन मेरी ऑब्जर्वेशन ये भी है, ये है, मैं IDFC फर्स्ट बैंक में ट्रेड करता हूँ, तो मैंने हमेशा देखा है कि 34.30 का रेजिस्टेंस बनता है। 34 मतलब जब हाई पे हाई बनाती है तो 34.30, 34 33.15 ऐसे 1530 मतलब यही बनता है। ये रिपीटेटिव वर्क की तरह से लगता है। अच्छा, एक बार ज़रा और देखते हैं यहाँ से, ज़रा अगर पूरा चेक करते हैं कि 36 का, ये इसको पूरा चेक करते हैं अगर। एक तो ये हो गया, तो आप देखिए कि ये वाला जो लेवल आ रहा है ये 23% आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, 23 पे आ रहा है। और अगर यहाँ से चेक करते हैं हम लोग, यहाँ से चेक करते हैं, यहाँ से चेक करते हैं, ये नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से भी चेक कर लेते हैं एक बार, इधर से चेक करते हैं क्या होता है। 23% आ रहा है ये, 38 पे सपोर्ट लिया है। यहाँ से अगर चेक करेंगे मोटिव मोड की तरह से तो 38% पे सपोर्ट हुआ है। ठीक है, तो थर्ड वेव तो हमने यहीं पे मान लिया है, ये फिफ्थ वेव, थर्ड वेव तो हमने यही मान लिया हुआ है, यहाँ ख़त्म हो गई, अरे यहीं पे ख़त्म हो गई है। ठीक है, ये फिफ्थ हमारी चल रही है। तो फ़िलहाल के तौर पे हमारा जो स्ट्रक्चर आ रहा है वो इसके हिसाब से, फर्स्ट यूनिट स्ट्रक्चर के हिसाब से हम इसको मेज़र करते हैं। ठीक, तो ये हमारा 30, ये आ रहा है, मतलब 34 आ रहा है। दूसरी चीज़, एक बार कोई एक पॉइंट यहाँ पे मिस हो रहा है, मैं ज़रा देखता हूँ, एक मिनट। 23, ठीक है। तो ये हो गया कि अगला, मतलब ये पूरा जो स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा वो यहाँ 34 के आसपास कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम ये मानते हैं, यानी कि हमारी जो फिफ्थ वेव है, जो फिफ्थ वेव है वो वहाँ पे कंप्लीट होगी। अच्छा, फिफ्थ वेव जब कंप्लीट होगी वहाँ पर, तो अमूमन जो जो अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो हम मान रहे थे, ठीक है, कि, ये 34 का जो हमारा स्ट्रक्चर है ये क्यों नहीं 36 पे जाएगी। 36 पे इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि 36 को तोड़ ब्रेक कर, 36 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो जनरली जब भी रेजिस्टेंस के पास कोई भी रेजिस्टेंस होता है, जैसे मान लिया अगर मान लिया वेव को यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो उसके 25% पर आके ये प्रॉफिट बुक करके फिर वहीं से वापस आ जाते हैं, मतलब फाइनली रेजिस्टेंस से 25%, ये मैंने देखा है ऑब्जर्वेशन में। तो मुझे नहीं लगता कि, मेरी ऑब्जर्वेशन जो मैंने देखा है अभी तक मार्केट में, तो मुझे लगता नहीं है कि ये फाइनली जो है ऑब्जर्वेशन के हिसाब से कि ये 34 के ऊपर चली जाएगी। मगर अगर चली जाती है तो कोई बात नहीं, फिर मतलब 34 तो हमारा एक वैलिड पॉइंट है ही है, लेकिन फ़िलहाल हम यही मानेंगे कि 34 तक ही जाएगी। अब अगर हमने ये मान लिया है कि 34 तक जाएगी बाई आवर एक्सपीरियंस, क्योंकि एक्सपीरियंस सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, तो अब यहाँ पे एनालाइज करते हैं कि इसमें क्या होगा, इसमें कहाँ पर जाके रुकेगी। तो अब ये देखिए 34 पे जब आप ये करते हैं तो आपका 23, ये ऑलरेडी यहाँ पे रुक चुकी है, 23 पे आके रुक चुकी है। और उसके बाद इसने क्या किया है, उसके बाद इसने क्या किया है कि 3rd, ये मान लिया आपकी फर्स्ट वेव थी, जो फिफ्थ वेव आपकी चल रही है, ये जो फिफ्थ वेव चल रही है, ठीक है,
तो ये वाली जो वेव यहाँ से यहाँ तक है, ये फर्स्ट आई हो गई, फिफ्थ की फर्स्ट आई, फिर आपका ये सेकंड आई हो गई। ठीक है, तो 23 पे मुझे लगता है ये थर्ड वाली कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पर। तो थर्ड यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि थर्ड कंप्लीट हो चुकी है, एक बार ज़रा इसका रिट्रेसमेंट यहाँ से देखते हैं। इसका रिट्रेसमेंट देखेंगे ये 34 के लेवल तक का क्या आ रहा है। 23, तो देखिए ये 23 के पास टच करके ये यहाँ से 38 से इसको वापस जाना चाहिए। यानी कि ये पूरा करेक्शन जो है ये 50% का इसने ले लिया है यहाँ पे। और फिर ये इसने थर्ड वेव कंप्लीट की, थर्ड के बाद ये थर्ड की फिफ्थ कंप्लीट किया, मतलब थर्ड वेव आपकी यहाँ कंप्लीट हो रही है। ये मतलब फाइनली ये थर्ड की फोर्थ वेव थी, ये यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। उसके बाद जो है 38% जो आ रहा है वो आपका यहाँ कहीं आ रहा है, जहाँ पे ये क्लोजिंग हो रही है। ठीक है, एक 31 के आसपास आ रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ से जो चालू होगी वो फिफ्थ वेव चालू होगी। ठीक है, यानी कि फिफ्थ वेव आपकी यहीं से चालू होगी जहाँ पे ये क्लोजिंग दिखा रहा है ना। तो अगर ये यहाँ से चालू होगी, अगर ये फिफ्थ वेव यहाँ से स्टार्ट हो गई है, तो हमें 34 तक जाना है। तो एक बार फिर मार्क कर लेते हैं यहाँ पे, एक मिनट। अगर इसको यहाँ तक जाना है ठीक है, सॉरी फिर गलत हो गया यार। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कि 32.34 पे डायरेक्ट नहीं चली जाएगी। ये जा कर के अगले वीक में मुझे लगता है कि 32.83 के आसपास जा कर के थर्ड वेव जो अभी निफ्टी जब ऊपर जाएगी, निफ्टी का मैंने अगर आपको निफ्टी के बारे में डिटेल एनालिसिस चाहिए तो मैं निफ्टी की भी डेली वीडियोस बनाता हूँ, आप उसमें देखिए। तो जहाँ पे निफ्टी की थर्ड वेव ख़त्म होगी तो वो तो उसके हिसाब से जो ये मैंने मार्क कर रखा है 32.90, ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ये यहाँ पे मतलब फिफ्थ की थर्ड वेव यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, फिफ्थ की फर्स्ट थर्ड कंप्लीट हुई है। ठीक है, और फिफ्थ चालू हो गई, फिफ्थ की फिफ्थ चालू हुई है, और उसके बाद वो 32.90 पर ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद फिर से 32 पॉइंट पे ये जो मैंने लाइन बना रखी है 31.75, तो ये जो मैंने लाइन बना रखी है 31.75 के आसपास फिर से ये सपोर्ट लेगी। ठीक है, 31.75 के आसपास या 32 के आसपास सपोर्ट मिलेगा, और उसके बाद फिर जो है हम आगे का मूवमेंट करेंगे। तो इस तरीके से 34 तक ही हम मान के चलेंगे कि 34 तक ही हमारा मूवमेंट होगा, और 34 के बाद आईडीएफसी को फिर से करेक्शन करना चाहिए। और अगर ये फर्स्ट वेव है तो मुझे लगता है कि ये लगभग आपका, फिर आपको अगर 34 से आप लेते हैं तो आपको ये आईडीएफसी फिर से मुझे लगता है कि ये आपको 24 के आसपास मिलना चाहिए। 24 से नीचे नहीं मिलेगा, 24 से 26 के बीच में आपको बाई कर लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके नीचे फिर मुश्किल होगा आप। ठीक है, तो फिर यहाँ से ये 50% का करेक्शन लेकर के फिर ये इसको ब्रेकआउट करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों ध्यान रखिए, देखिए ये वर्टिकल लाइन भी जाके यहाँ पे टच कर रही है और ये रेजिस्टेंस लाइन भी इसको सपोर्ट कर रही है। तो फाइनली 34 का हमारा टारगेट है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों बहुत सारे हमारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिनको इस बारे में जानकारी नहीं है, जो ब्लाइंडली ट्रेड करते हैं और उनका पैसा नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से उनकी फैमिली में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि कम से कम आप अपने जानने वालों में एक रिटेल ट्रेडर जो छोटे इन्वेस्टमेंट से काम कर रहे हैं उनको मेरी वीडियो आप शेयर कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए। इससे आप उनके पैसे को बचा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं आप एक ट्रेडर हैं, पैसा जब नुकसान होता है तो इसका असर आपके फैमिली पे बहुत पड़ता है, आपकी मेंटल हिस्ट्री पे पड़ता है। तो हम नहीं चाहते कि हमारे जितने भी छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं जो अपने पैसा बहुत मेहनत से कमाते हैं
उनका नुकसान हो। तो मैं आपसे गुजारिश यही करूँगा कि आप कम से कम एक रिटेल ट्रेडर को, जो जिसको जानकारी नहीं है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है, तो आप उसको रिकमेंड करिए। और ये एक सोशल कॉज़ है, इसमें कोई भी अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो इससे आपका तो बेनिफिट हो ही रहा है। आप जो है और लोगों को भी मतलब इसमें बेनिफिट कर पाएंगे। दूसरा, जो हमारी देश में जो अभी मान लिया अगर रिटेलर्स कमज़ोर पड़ेंगे और बड़े बड़ी कंपनियां ज़्यादा पावरफुल होंगी, तो उससे असंतुलन होगा। तो इसलिए हमारा ये फंडामेंटल कर्तव्य बन जाता है कि हम अपने रिटेल इन्वेस्टर्स को उनको एजुकेट करें, उनको समझाएं, उनको मजबूत करें, ताकि एक संतुलन बना रहे, जिससे कि उस संतुलन का असर पूरे की पूरी सोसाइटी पे पड़ेगा। तो अगर आपको ये मेरी बात पसंद आती है तो आप ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको निफ्टी के बारे में डेली एनालिसिस आपको इसी चैनल पे मिलेगी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे भी आपको इसी चैनल पे डेली एनालिसिस मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल।